अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर में खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खौफ व हरास के गर्दाब में पल खाती हुई एक हविस परवर शख्स की सहमा देने वाली हकीकी रोदात पार्ट 5। खावर सर झुकाकर मलंग के करीब खड़ा हो गया। इधर आ, मेरी टांगे दबा। मलंग ने उसे हुक्म दिया। ना जाने उसके लहजे में क्या असर था कि खावर इनकार की हिम्मत न कर सका। वो काफ़ी देर तक उस मलंग की टांगें दबाता रहा। बाबा, मेरी बीवी कहाँ है? जा, वो कागज़ उठा ला। मलंग ने एक तरफ इशारा किया। खावर ने देखा कुछ फासले पर एक अखबार पड़ा था। वो अखबार उठा लाया। 4-5 रोज़ पुराना अखबार था जो न जाने किसने पढ़कर एक तरफ फेंक दिया था। तुझे अपनी बीवी का सुराग इस कागज़ में ही मिलेगा। ये कहकर मलंग खड़ा हुआ और गरजदार आवाज़ में अल्लाह का नारा बुलंद किया और दौड़ता हुआ मज़ार की सीढ़ियाँ उतरता चला गया। खावर सीढ़ियों पर बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा, मगर उसमें उसको कुछ ऐसी बात नज़र न आई जिससे लैला का सुराग मिलता। अखबार के साथ एक खसूसी फीचर भी था जिसमें दूर दराज के एक सरहदी इलाके से मुत्तसिल एक वादी का जिक्र था। इस फीचर के मुताबिक उस वादी में रहने वाले लोग अब भी ज़माने कदीम के तर्ज़ ज़िंदगी गुजार रहे थे। फीचर में लिखा था, इस वादी के लोग शैतान की पूजा करते हैं। इस फीचर में एक पहाड़ की तस्वीर भी थी, पर फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि मलंग ने इस अखबार की तरफ इशारा क्यों किया। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुंचा और मलंग को ढूंढने लगा, मगर मलंग का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरे रोज़ भी वो उस मलंग की तलाश में उस मज़ार पर गया, मगर मलंग उसे कहीं नज़र न आया। उसने साहिब मज़ार की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और मज़ार की सीढ़ियाँ उतरने लगा। किसे ढूंढ रहा है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो मलंग खड़ा था। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपने कल कहा था कि लैला का सुराग उस अखबार में पोशीदा है, मगर मुझे तो उस अखबार में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। ला, दिखा मुझे वो कागज़। मलंग ने अखबार की खसूसी फीचर पर उंगली रखी और बोला, अब तू अल्लाह का नाम लेकर वहाँ जा, वही तेरी मदद करेगा। बाबा जी, लैला मुझे वहाँ कैसे मिलेगी? ज़्यादा सवाल जवाब न कर, सीधा इस वादी में जा। हाँ, वो पत्थर जो मैंने तुझे पहली मुलाकात में दिया था, उसे संभाल कर रखना। उस पत्थर ही की वजह से उस रोज़ उस जादूगर का वजूद तुझ पर बेअसर रहा। मलंग ने कहा, अल्लाह का नारा लगाया और फिर गायब हो गया। खावर को याद आ गया, जब पहली बार जोगी उसके घर में घुसा था तो मंत्र पढ़ने के बावजूद भी उसका जादू उस पर बेअसर था। खावर ने अपनी जेब से पर्स निकाला और मलंग के दिए हुए पत्थर को गौर से देखने के बाद दोबारा पर्स में रख दिया। अब इसे उस वादी को तलाश करना था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। कुछ सोचते सोचते उसके ख्याल में आया कि इसी अखबार के इस रिपोर्टर से मिला जाए जिसने इस वादी के बारे में फीचर लिखा था। वो मज़कूरा अखबार के दफ्तर जा पहुंचा। फिर वो उस चीफ एडिटर के कमरे में पहुंचा। खावर को अंदर आता देखकर उसने उसे बैठने को कहा। मेरा नाम खावर है, ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। आपके अखबार में इकबाल साहब का फीचर शाया हुआ था। मैं इस सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूँ। इकबाल हमेशा देर से आता है, तो आप मुझे उनका मोबाइल नंबर दे दें। फिर एडिटर ने लेटर पैड पर नंबर लिखकर उसको दे दिया। खावर ने बाहर आकर इकबाल का नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, मैं ASI खावर बोल रहा हूँ। उस रोज़ आपका पुरस्कार वादी के बारे में एक फ़ीचर छपा था। मैं उस फीचर के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों, क्या इस फीचर में कोई खिलाफ कानून कोई बात है? नहीं, ये बात नहीं, ये एक अलग मामला है। मिलने पर तफसील से बताऊँगा। आज तो मेरे पास वक्त नहीं है। कल आप ताज रेस्टोरेंट में दिन 11 बजे मुझसे मिल सकते हैं। दूसरे रोज़ इकबाल ताज रेस्टोरेंट में उसके सामने बैठा था। वो 40 साला एक आदमी था। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी जिसका तारुफ उसने फरियाल के नाम से करवाया। वो इकबाल की साथी रिपोर्टर थी। इकबाल साहब, मैं आपसे उस वादी के बारे में तफसीलन मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, पर मेरे फीचर में तो सब कुछ वहाँ शाया है। हो सकता है कुछ बातों को मसलहत के पेश नज़र इस रिपोर्ट में आपने ना लिखा हो। शायद वही बातें मेरे काम आ सकती हैं। खावर साहब, आखिर इस वादी के बारे में तफसीलात जानने के लिए आप इस कदर बेचैन क्यों हैं? उसके पूछने पर खावर ने अपनी रोतात उसे सुना डाली, जिसे वो दोनों हैरतुल दिलचस्पी से सुनते रहे। ठीक है, मैं आपको ना सिर्फ तमाम तफसीलात बताऊंगा बल्कि आपकी मदद भी करूंगा। इस तरह एक तरफ तो आपको लैला की तलाश में मदद मिलेगी, दूसरा हमें अपने अखबार के लिए बेहतरीन स्टोरी मिल जाएगी। इकबाल फिर गोया हुआ। इस वादी का पता चलते ही मैं और फरियाल दोनों वहाँ गए थे। ये दूर दराज के एक सरहदी इलाके से कई किलोमीटर के फासले पर है। रास्ते में एक रियाला नामी गांव आता है।
हम दोनों वहाँ पहुँचे और मुकामी लोगों से उस पुरअसरार वादी के बारे में जानना चाहा, मगर इस वादी का नाम सुनते ही वो लोग खौफजदा हो गए। इनका कहना था कि आज तक जो भी इस वादी में दाखिल हुआ वापस लौट कर नहीं आया। इस वादी को मौत की वादी कहा जाता है। वहाँ ज़माने कदीम के वहशी कबाइल की तरह के वहशी लोग रहते हैं जो शैतान की पूजा करते हैं। हम बड़ी मुश्किल से पैदल चलते हुए उस वादी की सरहद तक पहुँचे। वहाँ धुंध चारों तरफ फैली हुई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो धुंध के उस पार जाना चाहता था, मगर फरियाल खौफजदा हो चुकी थी। मजबूरन हमें वापस लौटना पड़ा। फिर हमने सुनी सुनाई बातों की मदद से फीचर तैयार किया। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी, फरियाल खावर की तरफ देखते हुए बोली। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वहाँ जाकर पहले की तरह डरना मत। इस बार हम मौत की वादी की हकीकत जाने बगैर वापस नहीं लौटेंगे, इकबाल ने बोला। उन्होंने दूसरे रोज़ अपने सफ़र का आगाज़ किया। शाम के करीब वो रियाला नामी उस पहाड़ी इलाके में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने रात एक गेस्ट हाउस में बसर की। सुबह नाश्ता करने के बाद पैदल ही आगे बढ़ गए। वो वाकई दुश्वार गुजार और नाहमवार पहाड़ी इलाका था, जहाँ सैकड़ों फुट गहरी खाइयाँ थीं। चंद घंटों बाद वो उस मुकाम पर मौजूद थे जहाँ उनकी नज़र के सामने धुंध की तह जमी हुई थी। तीनों ने अल्लाह का नाम लिया और धुंध की सरजमीन पर कदम रख दिए। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनका उस धुंध में सफ़र तकरीबन 15 मिनट जारी रहा। अब वो एक सरसब्ज़ व शादाब वादी में मौजूद थे, जिसके एक तरफ घना जंगल था। हैरत की बात यह थी कि सर्द मौसम में भी यहाँ हिद्दत थी। उन्हें गर्मी लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके जहनों में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि इस वादी में दाखिल होने वाला यहाँ से जिंदा वापस क्यों नहीं लौटता। जंगल अब उनसे कुछ ही फासले पर था। फिर उन्हें अचानक रुकना पड़ा। उनसे कुछ फासले पर जमीन से धुएं के बादल उठ रहे थे और गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने गौर से देखा, ऐसा लग रहा था जैसे पानी में चूना डाला गया हो और वो उबल रहा हो। वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। ये क्या चीज़ है? इकबाल ने एक तरफ बड़ा सा पत्थर उठाया और उस तरफ फेंका। पत्थर वहाँ गिरते ही गायब हो गया और गुड़गड़ाहट की आवाज़ में इजाफा हो गया। ये दलदल है, आग की तरह खोलती हुई दलदल। जो शय भी इस दलदल में गिरेगी इसमें धंसने से पहले जलकर राख हो जाएगी। उन्होंने इधर उधर घूम कर देखा, मगर दलदल को पार किए बगैर दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं था। थक हार कर एक लंबे चौड़े दरख्त के तने से टेक लगाकर वो तीनों बैठ गए। समझ नहीं आता इस दलदल को कैसे पार किया जाए। क्या दूसरी तरफ जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता है, लेकिन वो बहुत दूर है। हमें इस दलदल के साथ साथ कम से कम 6-7 रोज़ पैदल चलना पड़ेगा, इकबाल ने मायूस होकर जवाब दिया। अचानक उन्हें करीब ही से किसी शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। दलदल की दूसरी तरफ एक शेर खड़ा था। उसकी निगाहें इन पर जमी हुई थी। खावर ने भांप लिया कि शेर उस खौफनाक दलदल को फलांग कर उन तक पहुंचना चाहता है। खावर ने एकदम पिस्टल बाहर निकाल लिया। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, इस मामूली पिस्टल से दलदल की दूसरी तरफ खड़े उस शेर को मारना नामुमकिन है। फायर की आवाज़ से ये शेर मजीद बिफर जाएगा। खावर ने उसकी बात पर कान नहीं धरे। शेर का निशाना लेकर ट्रिगर पर उंगली रख दी। उधर शेर छलांग लगा चुका था। वो फिजा में दलदल के ऊपर से होता हुआ काफ़ी आगे आ चुका था। उसी वक्त खावर ने पेदर पे कई फायर किए। गोलियां शेर के जिस्म में पेवस्त हो गईं और वो धाड़ता हुआ उनसे कुछ फासले पर दलदल में गिर पड़ा। शेर दलदल में गिरकर धाड़ा। उसके जिस्म से खाल उतर चुकी थी और फिर वो उस खूनी दलदल में धंसने लगा। इसका मतलब है इस दलदल में गिरने वाला पूरी तरह झुलस कर धंस जाता है, यानी दूसरी तरफ जाना नामुमकिन है। इकबाल दलदल के करीब एक ऊंचे दरख्त को गौर से देखने लगा। इस दलदल की चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 25 फुट है, जबकि ये चौड़े तने का दरख्त मेरे अंदाजे में 30 फुट से ज़्यादा लंबा है। अगर इसे दलदल के रुख पर काटा जाए तो हो सकता है ये सीधा दलदल पर गिरे और एक किस्म का पुल बन जाए। लेकिन हम इस दरख्त को काटेंगे कैसे? इसका हल भी है मेरे पास। मैं जब भी किसी एडवेंचर पर निकलता हूँ, अपने इस भारी भरकम बैग में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद रखता हूँ। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आरी है। इकबाल ने अपने बैग से इलेक्ट्रिक आरी निकाल कर दरख्त के करीब लाई। तकरीबन आधे घंटे में आरी की मदद से दरख्त का तना काफ़ी हद तक कट चुका था। इकबाल का अंदाज़ा दुरुस्त था। दरख्त काफ़ी लंबा था। जैसे ही दरख्त गिरा, दलदल पर लंबे चौड़े दरख्त से पुल बन गया। अब हमें एहतियात से इस दरख्त पर चलकर दूसरे किनारे पर पहुंचना है। सबसे पहले इकबाल दरख्त के तने पर चलता हुआ दूसरी तरफ जा पहुंचा। उसके बाद खावर की बारी आई। वो भी बासानी दूसरे किनारे पर पहुंच गया। फरियाल खौफजदा खड़ी थी। चलो फरियाल, हिम्मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दरख्त का तना काफ़ी चौड़ा है। सिर्फ कोशिश ये करना कि दलदल की तरफ नज़र जमा कर मत देखना।
درخت کی گھنی شاخوں کی وجہ سے تنا دلدل سے محض 2 فٹ اونچا ہے. یہ اس دلدل کی تپش زیادہ دیر تک نہیں سہ پائے گا، جھلس کر گر جائے گا، پھر تم وہیں پھنسی رہو گی، اس لیے جلدی کرو. فریال نے چپلیں اتار کر ہاتھ میں لی اور درخت کے تنے پر قدم رکھ دیا. خود کو سنبھال کر آخر وہ دلدل پار کر گئی. اقبال نے اب اپنے بیگ سے ڈیجیٹل کیمرہ نکال لیا. وہ لوگ اب گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے. اچانک ایک تیر سنسناتا ہوا خاور کے قریب سے گزرا اور ایک درخت کے تنے میں پیوست ہو گیا. ایک جگہ رک جاؤ اور ہلو جلو مت، یہ وحشی قبائل ہیں اور زبردست نشانے باز ہیں، یہ ہمیں صرف وارننگ دے رہے ہیں، اقبال نے کہا، اور پھر وہ تینوں وہاں رک گئے. اسی وقت مختلف درختوں کی آڑ سے درجنوں کی تعداد میں ننگ دھڑنگ افراد باہر نکل آئے. انہوں نے نیزے اٹھا رکھے تھے اور بہت سو کے ہاتھوں میں تیر کمان اور تلواریں تھیں. وحشی ان کے گرد گھیرا ڈالے خاموش کھڑے تھے. ہم تمہارے دشمن نہیں، ایک لڑکی کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، خاور ہمت کر کے بولا. ان میں سے ایک نیزہ بردار آگے بڑھا اور اس نے نامانوس زبان میں کچھ کہا، ساتھ ہی ہاتھوں کے اشارے کیے. خاور، یہ ہمیں چلنے کو کہہ رہے ہیں، اقبال نے کہا، اور پھر وہ ان جنگلیوں کے گھیرے میں ایک طرف چلنے لگے. ان کے سفر کا اختتام جھونپڑیوں سے بنی ہوئی بستی میں ہوا. یہاں عورتیں اور بچے بھی تھے. یہ عورتیں اور بچے بھی اوریاں تھے. ایک طرف بڑا سا سائبان بنا ہوا تھا جہاں لکڑی کی چوکیوں پر 2 افراد بیٹھے تھے. ان میں سے ایک ادھیڑ عمر اور کرخ شکل تھا، جبکہ دوسرا سمارٹ 30 سالہ شخص تھا. اس کے چہرے کی رنگت گوری، نیلی آنکھیں اور بال براؤن تھے. ان تینوں کو کسی مجرم کی طرح ان کی طرف دھکیل دیا گیا. آخر تم لوگوں نے ہمیں کیوں پکڑ رکھا ہے اور ہمارا قصور کیا ہے؟ اقبال نے احتجاج کیا. تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم بغیر اجازت اس وادی میں داخل ہوئے ہو اور تم نے درخت کاٹ کر دلدل کے اوپر عارضی پل بنایا. وہ شخص انگلش میں بولا تو تینوں حیرت سے اچھل پڑے. تمہارا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ تم اس خطے سے نہیں ہو، اقبال نے انگلش میں پوچھا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا نام چارلز ہے اور میرا تعلق برطانیہ سے ہے. تم ان کے درمیان کیسے پہنچے؟ یہ پھر کسی وقت تفصیل سے بتاؤں گا. اس وقت تم لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے. یہ وحشی شیطان کے پجاری ہیں، ہو سکتا ہے یہ تم تینوں کو شیطان گاہ میں لے جا کر ذبح کر دیں، چارلز نے سرد لہجے میں کہا، اور لکڑی کی چوکی پر بیٹھے وحشی سے اس کی زبان میں کچھ کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور باواز بلند نیزہ بردار کو پکارا. تم تینوں ان کے ساتھ جاؤ، تمہارا فیصلہ سردار شام کو کریں گے، جس سے میں تمہیں آگاہ کر دوں گا. بیگز اور کیمرہ جنگلیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور نیزہ بردار انہیں دھکیلتے ہوئے کافی دور ایک لکڑی کی بنی مضبوط عمارت میں لے گئے. عمارت کی چھت کافی بلند تھی. وہاں پر ہوا کی آمد و رفت کے لیے روشن دان بنے ہوئے تھے. خاور کا پسٹل اور خنجر اب تک محفوظ تھے مگر وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا تھا. ہو سکتا ہے چارلز ہماری کچھ مدد کرے، خاور نے کہا. مجھے یہ مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ انہی وحشیوں کے ساتھ رہتا ہے اور نہ جانے کتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہے. شام کے وقت چارلز عمارت میں داخل ہو گیا. ہاں تو دوستو، سب سے پہلے تو اپنا تعارف کراؤ اور یہاں آنے کا مقصد بتاؤ. اس کے پوچھنے پر خاور نے اپنی سرگزشت اسے سنا ڈالی. اب تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم ان وحشی لوگوں کے ساتھ کیسے رہ رہے ہو؟ میرا تعلق برطانیہ سے ہے. میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا. مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا. ایک روز دنیا کی سیاحت کے لیے نکل کھڑا ہوا. تقریباً ساری دنیا گھوما، پھر میں تمہارے ملک میں آیا. سرحدی علاقوں سے ہوتا ہوا میں اس علاقے تک پہنچا. دھند کی دبیز تہ میرے لیے انوکھی تھی. میں دھند کی دیوار سے ہوتا ہوا اس وادی میں داخل ہو گیا. کئی دنوں تک میں دلدل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. 5ویں روز دلدل کے پار جانے کا راستہ مل گیا. پھر جب میں گھنے جنگل میں گیا تو مجھے جنگلیوں نے پکڑ لیا. میری خوش قسمتی تھی کہ ان دنوں سردار کی اکلوتی بیٹی بیمار تھی. میں نے انہیں اشاروں کی زبان میں سمجھایا کہ میں تمہاری بیٹی کا علاج کر سکتا ہوں. کافی سوچ بچار کے بعد سردار نے مجھے اس لڑکی کا علاج کرنے کی اجازت دے دی. میرے سفری بیگ میں دوائیں موجود رہتی تھیں جس کی وجہ سے وہ لڑکی صحت یاب ہوگی. پھر میں انہی کے ساتھ رہنے لگا لیکن مجھ پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی. ایک روز میں نے فرار ہونے کی کوشش کی اور ان وحشیوں نے مجھے پکڑ لیا. وہ مجھے شیطان کے سامنے ذبح کر دینا چاہتے تھے مگر سردار کی بیٹی ان کے آڑے آ گئی. وہ مجھے چاہنے لگی تھی. ایک روز وہ وادی کی جھیل میں نہا رہی تھی. اتفاق سے میں بھی وہاں جا پہنچا. اس نے مجھے اپنے ساتھ نہانے کی دعوت دی. میں بھی اس کے ساتھ نہانے لگا. ہمارے جذبات بھڑک اٹھے اور پانی میں آگ لگ گئی. جب طوفان تھما تو وہ بہت خوش تھی. سردار کو اس بات کا پتہ لگا تو بجائے ناراض ہونے کے اپنے رسم و رواج کے مطابق اس نے ہماری شادی کر دی. تو کیا تم یہاں سے جانا نہیں چاہتے؟ نہیں، اب تو میں اس ماحول کا عادی ہو چکا ہوں. مجھے بھی سردار کی بیٹی سے محبت ہے. تو سردار نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شیطان کے سامنے کل تمہاری قربانی دی جائے گی
اور اس لڑکی کو سردار نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، وہ اسے اپنی 8ویں بیوی بنائے گا۔ چارلز کی بات سن کر وہ خوف سے کانپ اٹھے۔